हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम क्लास 12 का एक आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन, जैसे कि अल्फोंस देवदत्त ने लिखा है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हम करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में पेज नंबर 7 जो है बुक का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। या फिर हमें इस तरह भी कह सकते हैं दैट व्हाई वाज फ्रेंच अफ्रेड व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे। यानी कि फ्रेंच उस दिन जब स्कूल जा रहा था तब वो इतना घबराया हुआ क्यों था, इतना डरा हुआ क्यों था, इसका बताना है हमें। सो फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। तो फ्रेंच नाम का लड़का था, वो स्कूल जा रहा था। एल्जेक डिस्ट्रिक्ट की ये स्टोरी है। तो वो स्कूल जा रहा था और उसे अपना लेसन तैयार करना था, अपनी प्रैक्टिस करनी थी, प्रिपरेशन करनी थी पार्टिसिपल्स नाम के टॉपिक के लिए। एम हैमल हिज टीचर हैड अनाउंस्ड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स ऑन दैट डे। और एम हैमल जो उनके टीचर थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी थी भाई। और वो अनाउंसमेंट क्या थी कि वो उनसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं पार्टिसिपल्स के टॉपिक पर। इसीलिए तो फ्रेंच घबराया था। सो फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। लेकिन हमारा जो फ्रेंच था उसे पार्टिसिपल्स नाम के टॉपिक का पहला शब्द भी नहीं आता था, यानी कि उसे नहीं पता था कि पार्टिसिपल्स के अंदर क्या होता है। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ स्कॉल्डिंग फ्रॉम एम हैमल ऑन दैट डे। और इसीलिए उसे ये डर लग रहा था कि अगर वो क्लासरूम में जाएगा तो एम हैमल जो है उसे टॉपिक ना आने पर डांटेंगे भी, स्कॉल्ड करेंगे। हैंस ही फियर टू फेस एम हैमल एंड गो टू स्कूल। और फिर भी वो इस डर को फेस करता है। एम हैमल डांटेंगे, इस डर के बावजूद भी वो स्कूल में जाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो उस दिन, जिस दिन फ्रेंच जो है लेट पहुंचा स्कूल थोड़ा, उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में कौन सी एक्टिविटीज़ को अजीब तरीके की पाया। क्या एक्टिविटीज़ जो थी वो अनयूजुअल थी वहाँ पर। सो फ्रेंच नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल ऑन दैट डे। अब फ्रेंच ने कुछ अनयूजुअल सी एक्टिविटीज़ जो है स्कूल में नोटिस की थी। व्हेन द स्कूल बिगिन प्रीवियसली देयर यूज्ड टू बी अ ग्रेट बसल, द नॉइज कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। अब पहले के टाइम जब स्कूल लगा करता था तब वहाँ पर बहुत भीड़ होती थी, बहुत शोरगुल हो रहा होता था, और जो शोर की आवाज़ है वो बाहर गली तक सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क एंड द लेसन रिपीटेड लाउडली इन यूनिसन मेड अ लॉट ऑफ कमोशन एंड नॉइज। और जो बेंचेस थे उनके खुलने की, बंद होने की आवाज़ थी, और जो स्टूडेंट्स लेसन को रिपीट करते थे बार बार यूनिसन में, ग्रुप में, यानी कि ऑल टुगेदर एक साथ जो है रिपीट करते रहते थे लेसन्स को, उसकी वजह से बहुत सी कमोशन, बहुत सी हलचल होती थी, बहुत सा शोर जो है वहां पर होता रहता था। बट ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज स्टिल एंड साइलेंट एज ऑन अ संडे मॉर्निंग। लेकिन जिस दिन फ्रेंच लेट पहुंचा था स्कूल, जिस दिन की ये स्टोरी बता रहे हैं, उस दिन क्या हुआ था, पहले के दिनों की तरह वहां कोई शोरगुल नहीं था। वहां पर सब कुछ स्टिल था, शांत था, साइलेंट था, जैसे कि कोई संडे की मॉर्निंग हो। इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग। और फ्रेंच ने जब ये चीज देखी तो उसे काफी अजीब सा लगा, ये अनयूजुअल लगा और सरप्राइजिंग भी लगा कि भाई इस तरह से ये क्यों हो रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड, जिसे कि हम नोटिस बोर्ड भी कह सकते हैं, तो वहां पर क्या चीज लिखी हुई थी। सो एवरी इंपॉर्टेंट न्यूज और पब्लिक अनाउंसमेंट वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट के लिए इंपॉर्टेंट पब्लिक अनाउंसमेंट्स होती थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड, उसी नोटिस बोर्ड पर पेस्ट की जाती थी। फॉर द लास्ट 2 years सिंस जर्मन ऑक्यूपेशन ऑल देयर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। और पिछले 2 साल से, जब से जर्मन्स ने इन पर ऑक्यूपेशन किया था, उसके बाद से जितनी भी बैड न्यूज हैं वो उसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू लोगों तक पहुंचती थी। अ न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इम्पोज्ड जर्मन ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ एल्जेक। अब एल्जेक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले फ्रेंच लोग जो हैं, जिन पर की जर्मन लैंग्वेज इम्पोज की गई, उन पर जबरदस्ती वो लैंग्वेज ला दी गई। ये ऑर्डर बर्लिन से आया था। ये भी कहां पर लगा था, उसी बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ था। एंड अ ह्यूज ईगर क्राउड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। और इसी चीज को देखने के लिए एक बहुत सा उत्सुक सा क्राउड वहां पर उस बुलेटिन बोर्ड के बाहर जो है इकट्ठा हुआ था। जब फ्रेंच वहां से जा रहा था तो उसने इस चीज को नोटिस किया था। अब पेज नंबर 8 पर रीड एंड फाइंड आउट के 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। यानी कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसने क्या चेंज किया था, यानी कि उससे क्या एक्टिविटी जो थी परफॉर्म हुई थी स्कूल में उस दिन। या फिर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कह सकते हैं दैट व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रिंग अबाउट इन फ्रेंच,
कि ऑर्डर आया था जो बर्लिन से, उसमें उसकी वजह से फ्रेंच में क्या क्या चेंजेस देखने को हमें मिले। सो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड अ ग्रेट डिसमे इन द स्कूल दैट डे। अब जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, उससे जो है काफी ज्यादा निराशा फैल गई थी स्कूल में उस दिन। इट अपसेट ऑल द स्टूडेंट्स, और इसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स जो थे वो निराश हुए थे। एम हैमल द क्लास टीचर वॉज ग्रेटली एजिटेटेड, और एम हैमल जो थे इनके क्लास टीचर थे वो भी काफी ज्यादा एजिटेटेड थे, काफी ज्यादा चिंता में थे और काफी ज्यादा इरिटेशन भी हो रही थी इन्हें। नाउ ऑनवर्ड्स द स्कूल ऑफ एल्ज़ेक एंड लोरेन वुड टीच ओनली जर्मन। और जो ऑर्डर्स आए थे बर्लिन से, उसके अकॉर्डिंग अब स्कूल्स में एल्ज़ेक और लोरेन दो डिस्ट्रिक्ट थे, वहां के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी। इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, और ये जो लेसन इन्हें पढ़ाया एम हैमल ने लास्ट डे, वो इनका लास्ट लेसन ही था फ्रेंच लैंग्वेज का। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे वुड बी टॉट जर्मन, द लैंग्वेज ऑफ देयर न्यू मास्टर्स, और नेक्स्ट डे से ही उन्हें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी जो कि उनके न्यू मास्टर्स की लैंग्वेज होने वाली थी। तो ये हमें पूछा था कि जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उसकी वजह से फ्रेंच पर क्या इफेक्ट पड़ा, या बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उससे स्कूल में उस दिन क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल्स एंड स्कूल चेंज। अब फ्रेंच की जो फीलिंग्स थी और स्कूल के लिए और एम हैमल के लिए वो किस तरह से चेंज हुई, ये हमें बताना है। सो फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल वर टोटली चेंज नाउ, यानी कि जब ये ऑर्डर आया बर्लिन से, ये सुनने के बाद फ्रेंच की फीलिंग्स जो थी एम हैमल के लिए भी और स्कूल के लिए भी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड पैट्रियोटिक फीलिंग्स इन हिम। अब जो ऑर्डर आया बर्लिन से, वो सुनने के बाद जो फ्रेंच नाम का लड़का है उसमें पैट्रियोटिक फीलिंग्स यानी कि देश के लिए देशभक्ति सी जाग गई थी। ही सडनली डेवलप्ड अ स्ट्रेंज फैसिनेशन फॉर हिज लैंग्वेज एंड स्कूल, और ये सुनने के बाद कि अब ये लैंग्वेज वो कल से नहीं पढ़ पाएगा, तो अपनी लैंग्वेज के लिए और अपने स्कूल के लिए उसमें एक अजीब सा फैसिनेशन, अट्रैक्शन जो है वो आ गया था, यानी कि अब वो स्कूल भी आना चाहता है और अपनी लैंग्वेज भी सीखना चाहता है। हिज बुक्स वर हिज ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, और ये ऑर्डर सुनने के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि ये जो उसकी बुक्स हैं ये इसकी पुरानी दोस्त हैं जो इसके साथ हमेशा रहनी चाहिए। ही सडनली ग्रू रिस्पेक्ट फॉर एम हैमल, और एम हैमल इनके जो स्ट्रिक्ट टीचर थे जिनके हाथ में आयरन रूलर रहता था हमेशा, उनके लिए भी इसके मन में रिस्पेक्ट आ गई। ही इवन फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। अब यहाँ पर ये लड़का फ्रेंच जो है एम हैमल के रूलर, उसके डंडे के बारे में भी सब कुछ भूल गया कि किस तरह से वो उस रूलर से उन्हें मारते थे। ही ऑल्सो इग्नोर्ड हाउ क्रैंकी मिस्टर हैमल वॉज, और वो ये भी इग्नोर करने लगा कि किस तरह से एम हैमल जो है काफ़ी गुस्से में उनके साथ क्रैंकी बिहेवियर करते थे, गुस्से वाला बिहेवियर करते थे। ये सब भूल कर वो सिर्फ एम हैमल के लिए और स्कूल के लिए अच्छा अच्छा सोचने लगा था। अब पेज नंबर 9 पर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि किस तरह से एल्ज़ेक डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज को अचानक से ही अपने लिए प्रीशियस समझने लगे, यानी कि इंपॉर्टेंट है ये समझने लगे। व्हाट शोज यू दिस। अब किन किन फैक्ट से हमें ये पता लगता है, एंड व्हाई डज दिस हैपन, और ये क्यों हुआ था। So the order from Berlin imposes German language on the French-speaking people of Alsace and Lorraine. अब बर्लिन से ऑर्डर आया था एक, जिससे कि एल्ज़ेक और लोरेन दो डिस्ट्रिक्ट्स जो थे जहां पर फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते थे, उन पर जर्मन लैंग्वेज जो है जबरदस्ती थोपी जा रही थी। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, और इसी वजह से सारा कुछ डिफरेंस जो है वो आ रहा था, सब बदलाव आ रहे थे। जो बर्लिन से ऑर्डर आया उसकी वजह से सब बदलाव आने लगे। द ऑर्डर अराउजेज पेट्रियोटिक फीलिंग्स अमंग द पीपल। अब जो ऑर्डर आया उसकी वजह से वहां के सभी लोगों में अपनी देशभक्ति जाग गई थी। सडनली दे रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, और अचानक से उन्हें रियलाइज होने लगा कि उनकी लैंग्वेज जो है उनके लिए कितनी जरूरी है, कितनी मूल्यवान है। द पीपल ऑफ एल्ज़ेक वर अर्लियर इनडिफरेंट टू देयर लैंग्वेज। अब जो वहाँ के लोग थे एल्ज़ेक के, वो पहले तो अपनी लैंग्वेज के लिए इनडिफरेंट थे, यानी कि न्यूट्रल रहते थे, ज्यादा सोचते नहीं थे। बट नाउ दे डेवलप अ न्यू फाउंड लव फॉर फ्रेंच। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि उनकी लैंग्वेज उनसे दूर होने लगी है, तो अपनी लैंग्वेज के लिए उनके मन में प्यार जाग गया। एम हैमल गोज ऑन टू डिक्लेयर दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब एम हैमल जो है उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया था कि फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। उन्होंने ये भी कहा था कि
फ्रेंच जो है वो काफी क्लियर लैंग्वेज है और काफी लॉजिकल लैंग्वेज है, काफी तर्क वितर्क वाली लैंग्वेज है। इवन द विलेज एल्डर्स सीम टू एंडोर्स एम हेमल्स व्यूज, और यहाँ तक कि गांव के जो बड़े लोग थे, जो एल्डर्स थे, वो भी एम हेमल के पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स कर रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे। दे कम एंड सिट देयर ऑन द बैक बेंचेस, इसीलिए वो वहां पर उस दिन स्कूल में आते हैं ये ऑर्डर आने के बाद, और वहां के बैक बेंचेस जो हैं स्कूल के, वहां पर बैठ जाते हैं। इन दिस वे दे शो देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज दैट इज देयर्स नो मोर, और इस तरह से वो बैक बेंचेस पर बैठते हैं, उस तरह से वो अपनी लैंग्वेज के लिए और स्कूल के लिए जो है अपनी रिस्पेक्ट है वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल ऑफ देम हेट द फॉरेन लैंग्वेज जर्मन बीइंग इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। अब जो वहां पर जो एल्डर्स आए थे उन्हें ये भी बुरा लग रहा था, इस चीज को वो हेट कर रहे थे कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उन पर जर्मन लैंग्वेज धक्के से ही थोपी जा रही है, फॉरेनर्स की लैंग्वेज है वो धक्के से उन पर बांधी जा रही है। इस वजह से वो इस चीज को भी हेट कर रहे थे। Their patriotic feelings unite them for the cause of French, और इसी वजह से उनके मन में फ्रेंच लैंग्वेज के लिए पैट्रियोटिक फीलिंग्स क्रिएट हुई। इवन फ्रेंच ग्रोज सेंटिमेंटल, और यहाँ तक कि जो फ्रेंच नाम का लड़का है वो भी काफी सेंटिमेंटल हो जाता है, काफी भावुक हो जाता है। दिस इज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। अब वो भावुक क्यों होता है? क्योंकि उसने अभी ये लैंग्वेज सीखी नहीं थी और ये इसका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था। He feels sorry for neglecting his lessons in French, और अब उसे बुरा लग रहा होता है कि क्यों उसने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन्स को नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया। नाउ he develops a craving for French and a deep respect for the teacher who taught it, और इसीलिए अब उसे ये लैंग्वेज सीखने की इच्छा हो रही है, और जिस टीचर ने इसे पढ़ाया उनके लिए भी इसके मन में काफी गहरी रिस्पेक्ट जो है वो भी क्रिएट हो चुकी है। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। अब फ्रेंच ने ये बात बोली थी, ये सोचते हुए बोला था कि क्या ये लोग अब पीजन्स को भी मजबूर करेंगे जर्मन में गाने के लिए, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द लास्ट लेसन ऑफ अल्फोंस देवदत्त इज सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870 to 1871। अब ये लास्ट लेसन जो है अल्फोंस देवदत्त ने जो लिखा है वो किस बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो फ्रेंच और प्रशिया वॉर हुआ था 1870 से 1871 के बीच में, उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जैक एंड लोरेन फॉल इनटू प्रशियन हैंड्स। अब फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट्स थे, एल्जैक और लोरेन, जो कि इसके ईस्टर्न पार्ट में है फ्रांस के, वो जो है प्रशियंस के हैंड में चले गए थे। देन कम्स एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, और तभी बर्लिन से एक ऑर्डर आता है। इट वाज अनाउंस्ड दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्जैक एंड लोरेन, और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होता है, एल्जैक और लोरेन दो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वहां पर जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, ऐसा ऑर्डर आता है वहां से। एम हेमल अनाउंसेस दैट दिस इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, और एम हेमल भी क्लासरूम में ये अनाउंस कर देते हैं कि आपका ये फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन होने वाला है। एवरीवन इज शॉक्ड, और जब ये अनाउंसमेंट होती है तब सब चौंक जाते हैं। दे विल नो मोर बी टॉट इन देयर ओन लैंग्वेज, और वो इस चीज से घबरा जाते हैं कि अब उन्हें उनकी लैंग्वेज में और नहीं पढ़ाया जाएगा। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल ये भी अनाउंस करते हैं कि ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। पैट्रियोटिक फीलिंग्स आर अराउंड, और वहां के लोगों में इसके लिए पैट्रियोटिक फीलिंग्स जो हैं वो आ जाती हैं। फ्रेंच शोज हिज डिसलाइक फॉर जर्मन लैंग्वेज, और यहाँ पर फ्रेंच भी जो है जर्मन लैंग्वेज के लिए अपना विरोध दिखाता है कि वो उसे नहीं पसंद करेगा। फ्रेंच सीज पिजन्स कूइंग ऑन द रूफ, और तभी वहां से एक आवाज आती है, फ्रेंच को वो आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किस चीज की होती है कि पिजन्स जो हैं वो ऊपर आवाज कर रहे होते हैं छत पर। ही रिमार्क सार्कास्टिकली, और तभी वो एक व्यंग्यात्मक रूप में रिमार्क देता है। क्या कहता है? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या अभी इन पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में गाने पर मजबूर करेंगे क्या? फ्रेंच रिमार्क इज क्वाइट रिवीलिंग, और फ्रेंच का ये रिमार्क जो है ये काफी चीजें रिवील कर रहा होता है। पावरफुल जर्मन्स हैव ऑक्यूपाइड द फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्जैक। अब ये पावरफुल जर्मन्स थे, उन्होंने एल्जैक नाम का जो डिस्ट्रिक्ट था जहां पर फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, वहां पर तो ऑक्यूपेशन कर लिया था अपना। दे कैन इम्पोज जर्मन लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल बट दे कांट इम्पोज जर्मन ऑन द पिजन्स हु आर कूइंग ऑन द रूफ। अब वो लोग जर्मन वाले जो हैं वो वहां पर बोलने वाले लोगों को, फ्रेंच बोलने वाले लोगों पर तो ये रोक लगा सकते हैं कि आप सिर्फ जर्मन ही बोलेंगे, लेकिन क्या वो उन पिजन्स पर भी ये विरोध लगा देंगे? क्या वो रोक लगा पाएंगे? जो छत पर कोइंग कर रहे थे उनको रोक पाएंगे और उनको कहेंगे कि आप भी जर्मन लैंग्वेज में गाओ? दे कैन एनस्लेव पीपल ऑफ एल्जैक एंड लोरेन बट दे कांट हैव एनी अथॉरिटी ओवर देयर फीलिंग्स।
अब वो एल्जैक और लोरेन के लोगों को अपना गुलाम तो बना सकते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स को नहीं बदल सकते हैं। उनकी फीलिंग्स पर जर्मन्स का कोई हक नहीं है। नोर कैन दे कंपेल पीजन्स गोइंग इन जर्मन, और ना ही वो वहाँ के जो पीजन्स हैं उन्हें जर्मन लैंग्वेज में गाने के लिए कंपेल कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर था। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, जिन पर बोर्ड में अब काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको भी कर लेते हैं। पेज नंबर 9 पर है वर्किंग विद वर्ड्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है English is a language that contains words from many other languages. This inclusiveness is one of the reasons it is now a word language. For example, अब यहाँ पर कहा है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो बाकी लैंग्वेजेस से काफी वर्ड्स कंटेन करती है, और यहाँ पर इसी वजह से ही बताया गया है कि ये वर्ड में चूज की जाने वाली लैंग्वेज है, एक वर्ड लैंग्वेज बन चुकी है इसी वजह से। और इसके ही कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे पेटाइट वर्ड है जो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया, किंडरगार्टन जर्मन लैंग्वेज से, कैपिटल वर्ड लैटिन लैंग्वेज से, डेमोक्रेसी ग्रीक लैंग्वेज से, और बाजार जो है वो हिंदी लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है। तो इसके मीनिंग नहीं दिए हुए थे, यहाँ पर मैंने मीनिंग भी लिख दिए हैं, और इन्होंने ये कहा है कि आगे कुछ वर्ड्स दे रहे हैं हम, आप उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करो कि वो कौन सी लैंग्वेज के हैं। तो इन्होंने सिर्फ वर्ड्स आइडेंटिफाई करने को दिए थे, मैंने इनके मीनिंग्स भी साथ में दिए हैं आपको। तो पेटाइट वर्ड है फ्रेंच लैंग्वेज का, इसका क्या मीनिंग है? स्मॉल एंड थिन इन एन अट्रैक्टिव वे यूज्ड अबाउट अ गर्ल और वुमन। अब पेटाइट वर्ड यूज होता है किसी भी पतली सी और थिन चीज के लिए, छोटी चीज के लिए एक अट्रैक्टिव वे में हो जो, और ये मेनली गर्ल और वुमेन के लिए यूज किया जाता है। फिर एक किंडरगार्टन जो कि जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, क्या मीनिंग है इसका? द फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूल फॉर चिल्ड्रन एज्ड 5। अब 5 साल का जो लगभग बच्चा है उसके लिए फर्स्ट ईयर है स्कूल का, उसके लिए किंडरगार्टन वर्ड यूज किया जाता है। कैपिटल वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का है, इसका मीनिंग है अ सिटी दैट इज द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट or of a country or smaller political area, the most important place for a particular business or activity। अब कैपिटल वर्ड लैटिन लैंग्वेज का है, इसका मीनिंग है एक ऐसी सिटी जो कि गवर्नमेंट का सेंटर हेड हो या किसी पॉलिटिकल एरिया का मेन पॉइंट हो, यानी कि कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी या फिर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसके लिए सारे काम वहीं से किए जा रहे हों, वो उसका सेंटर प्लेस कैपिटल एरिया होगा। फिर डेमोक्रेसी वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का है, क्या है इसका मीनिंग? द बिलीफ इन फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिटवीन पीपल और अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन दिस बिलीफ इन विच पावर इज ईदर हेल्ड बाय इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स और डायरेक्टली बाय द पीपल देमसेल्व्स। अब ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें फ्रीडम की और इक्वालिटी की बात की जाती है, लोगों के बीच में हो, चाहे वो गवर्नमेंट के बीच में हो, गवर्नमेंट सिस्टम के बीच में हो। अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जो भी वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या फिर डायरेक्टली लोगों के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है, डेमोक्रेसी चुनी जाती है कि कौन हमारा हेड होगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है बाजार, हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है, एन एरिया ऑफ स्मॉल शॉप्स एंड पीपल सेलिंग थिंग्स स्पेशली इन वेस्ट एंड साउथ एशिया। अब एक छोटा सा एरिया जहाँ पर काफी शॉप्स होती हैं, लोग होते हैं जो चीजें बेचते हैं, वो वेस्ट और साउथ एशिया में स्पेशली ये चीजें पाई जाती हैं, जिसे हम बाजार कहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने हमें वर्ड्स दिए हैं फाइंड करने के लिए, दैट फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि ये सारे वर्ड्स हैं जैसे टाइकून, बारबेक्यू, जीरो, ट्यूलिप, वरांदा, स्काई, लोगो, रोबोट, ट्रैक, बैंडिकूट, इन सभी वर्ड्स के हमें ओरिजिन पता करने हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज से डिराइव किए हुए वर्ड्स हैं। तो पहला वर्ड है इसमें टाइकून, ये जैपनीज लैंग्वेज का है वर्ड, जिसे कि जैपनीज में इस तरह से लिखा जाता है। क्या मीनिंग है इसका? अ वेल्दी पावरफुल पर्सन इन बिजनेस और इंडस्ट्री, कि भाई बिजनेस में या फिर इंडस्ट्री में कोई पावरफुल पर्सन, कोई वेल्दी पर्सन, यानी कि जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, वो पर्सन टाइकून होता है। फिर एक वर्ड है ट्यूलिप, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है ये, इसे फ्रेंच में इस तरह से लिखते हैं। क्या मीनिंग होता है इसका? अ बल्बन स्प्रिंग फ्लावरिंग प्लांट ऑफ द लिली फैमिली विद बोल्डली कलर्ड कप शेप्ड फ्लावर्स। तो कप शेप्ड के फ्लावर होते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जिन्हें कि हम ट्यूलिप कहते हैं। फिर एक वर्ड है लोगो, जो कि जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है। सो अ सिंबल और अदर स्मॉल डिजाइन अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट, यूनिफॉर्म, व्हीकल्स एटसेट्रा। अब ये एक तरह का सिंबल होता है या फिर छोटा सा डिजाइन किया हुआ कुछ होता है, एक डिजाइन होता है जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, व्हीकल्स के लिए जो है अडॉप्ट करती है, चूज करती है, जिसे हम लोगो कहते हैं। अब एक वर्ड है बैंडिकूट, जो कि तेलुगु लैंग्वेज का वर्ड है। अ टाइप ऑफ मार्सुपिल, एन एनिमल दैट लिव्स इन अ बिग ऑन इट्स मदर्स बॉडी आफ्टर बर्थ। तो एक मदर की बॉडी में जन्म के बाद रहने वाला जो है
एक एनिमल होता है, कुछ इस तरह से एनिमल दिखाया है जो कि ऑस्ट्रेलियन रीजन्स में मेनली पाया जाने वाला है, तो उसे हम बैंडिकूट कहते हैं। अब फिर है बारबेक्यू जो कि स्पेनिश लैंग्वेज का है, जो कि इस तरह से दिखने वाला एक चीज़ होती है। अ मेटल फ्रेम ऑन विच मीट फिश और वेजिटेबल्स आर कुकड आउटडोर्स ओवर अ फायर, कि नीचे एक आग जला दी जाती है जहाँ पर फिर मीट फिश या फिर वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं वो पकाई जाती हैं। ये मेटल फ्रेम होता है एक तरह का, जिसे हम बारबेक्यू कहते हैं। फिर है वरांदा, जिसे हम बरामदा भी कह देते हैं, ये पोर्टुगीज वर्ड है। अ रेज्ड कवर्ड समथिंग पार्टली क्लोज्ड एरिया ऑफन मेड ऑफ वुड ऑन द फ्रंट साइड ऑफ अ बिल्डिंग। अब वरांदा क्या होता है, पोर्टुगीज वर्ड है, यानी कि एक कवर्ड एरिया, थोड़ा बहुत पार्टली क्लोज्ड एरिया यानी कि कुछ कुछ बंद एरिया जो मेनली वुड से बना हुआ हो, जो बिल्डिंग के फ्रंट यानी कि स्टार्टिंग में बना होता है, जिसे हम वरांदा कहते हैं, जो कि हम आजकल घरों में भी कह देते हैं। फिर है रोबोट वर्ड जो कि जेच लैंग्वेज का है। अ मशीन कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म जॉब्स ऑटोमेटिकली। अब एक मशीन होती है जो कि कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल की जाती है ताकि जो है काम जॉब्स जो है यानी कि काम जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली किए जा सके। फिर एक वर्ड है जीरो जो कि अरेबिक लैंग्वेज का है, ये नंबरिंग में आता है, या फिर इसको हम नथिंग भी लिख देते हैं यानी कि कुछ भी ना होना। फिर एक वर्ड है स्काई, नॉर्वेनियन वर्ड है ये, और क्या मीनिंग है इसका, वन of a pair of long flat narrow pieces of wood or plastic that curve up at the front and are fastened to boots so that the wearer can move quickly and easily over snow। तो स्नो में इस तरह की जो स्काइंग करने के लिए हम वो करने के लिए बड़ी सी एक फ्लैट सा पीस होता है जो कि वुड का या प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जिसके स्टार्टिंग में कुछ हुक्स लगे होते हैं जिससे कि हम अपने बूट्स को बांधते हैं और फिर साइड में डंडियों के थ्रू हम मूव करते हैं। फिर है ट्रैक जो कि डच लैंग्वेज का वर्ड है, टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस यूजुअली ओवर लैंड सच एज हिल्स माउंटेन्स और फॉरेस्ट। अब ट्रैकिंग के लिए हम जाते हैं तो वो यूजुअली हम वर्ड यूज करते हैं उसके लिए ट्रैक, जो कि डच लैंग्वेज का है। तो ट्रैकिंग कहाँ की जाती है, हिल्स पर, माउंटेन्स पर, फॉरेस्ट में एक लंबी जर्नी को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड ट्रैक। अब आपकी बुक के पेज नंबर 11 पर एक सेक्शन दिया हुआ है राइटिंग सेक्शन का, जिसमें कि 12th में भी अभी 2023 वाले पेपर में भी क्वेश्चंस आए थे। अब हम इसे करने वाले हैं। ये 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तीनों को हम कवर करेंगे। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राइटिंग सेक्शन में, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल बुलेटिन बोर्ड गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स रिगार्डिंग द इनवाइट फॉर एन अपकमिंग इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। योर नोटिस कुड बी एन अनाउंसमेंट ऑफ अ फोर्थकमिंग इवेंट और अ रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड और अ रूल टू बी फॉलोड। अब एक नोटिस लिखने को कहा है जो कि स्कूल के बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर लगाना है आपको, जिसमें कि सब नेसेसरी डिटेल्स होनी चाहिए आने वाले अपकमिंग इवेंट के इनवाइट के लिए, जो कि आपका स्कूल ऑर्गेनाइज करने वाला है। और आपका नोटिस जो है वो एक अनाउंसमेंट के रूप में होना चाहिए जो कि आने वाला इवेंट होगा एक, और अ रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड और अ रूल टू बी फॉलोड, यानी कि कोई एक रूल जो कि आपको सिर्फ फॉलो करना ही करना है, या फिर एक रिक्वायरमेंट जो कि आपको फुलफिल करनी ही करनी है, उसके बारे में आपको एक नोटिस लिखना है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि एक नोटिस जो है हमेशा बॉक्स में बंद होना चाहिए, जिसकी स्टार्टिंग में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फिर आपकी डेट या नोटिस वर्ड, और उसके बाद आपकी जो हेडिंग है वो होनी चाहिए, फिर बॉडी ऑफ द नोटिस होना चाहिए, उसके बाद आपके यहाँ पर एक सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ पर सिग्नेचर ऐड कर दे रहा हूँ मैं, और उसके अलावा फिर ब्रैकेट में नेम होने चाहिए, नेम जो है कैपिटल में होने चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए कि नेम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखे हों, और साथ ही साथ यहाँ पर डेजिग्नेशन भी जो है ब्रैकेट में हमें मेंशन करना ही होता है। तो देखते हैं विवेकानंद पब्लिक स्कूल रांची। अब यहाँ पर मैंने नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन सबसे पहले ऐड कर दिया है, ये फॉर्मेट भी ध्यान से सुन लीजिए साथ में, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और फिर सेकेंड लाइन में मैंने डेट मेंशन की है। यहाँ पर डेट के 3-4 फॉर्मेट होते हैं, वो भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद नोटिस वर्ड जो है पूरा कैपिटल में लिखा जाता है नोटिस वर्ड, और उसके बाद हमने यहाँ पर मेंशन किया है अपनी हेडिंग को, जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके रिगार्डिंग हम हेडिंग जो डालते हैं वो हेडिंग मेंशन की है। हेडिंग को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सो उसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस है, 3 Arts Club of Vivekanand Public School is organizing an on-the-spot inter-class painting competition on 20th July 2024। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, नोटिस जो लिखा जाता है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए लिखा जाता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 15 जुलाई को कोई नोटिस लिख रहा हूँ
तो वो आने वाले फ्यूचर में होने वाले इवेंट के लिए लिख रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्यूचर की डेट ऐड की है 20 जुलाई 2024, यानी कि 15 जुलाई को मैं नोटिस लिख रहा हूँ। किस लिए लिख रहा हूँ कि 20 जुलाई 2024 को हमारे स्कूल में एक इंटर क्लास पेंटिंग कंपटीशन होना है, ऑन द स्पॉट ही होने वाला वो कंपटीशन है, इन द ऑडिटोरियम एट 11 AM। अब अगर हम साथ में टाइम भी ऐड कर देते हैं तो ज़्यादा सफिशिएंसी रहती है। द फर्स्ट 3 विनर्स विल बी अवॉर्डेड द प्राइजेस ऑफ 500, 300, 200 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि भाई ये ड्राइंग कंपटीशन होगा, तो इसकी डिटेल में हमने क्या ऐड किया कि भाई पहले जो 3 विनर्स होंगे उनके लिए प्राइज हैं 500 रुपये, 300 रुपये और 200 रुपये, इसी सीक्वेंस में है। दोज हु आर इंटरेस्टेड मस्ट गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय 18 जुलाई 2024। अब यहाँ पर एक क्राइटेरिया मैंने ऐड कर दिया कि भाई जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम लिखवा देना, जो भी नीचे हमने साइन किए हैं उस पर्सन को, और वो कब तक 18 जुलाई 2024। यानी कि यहाँ पर मैंने लिखने की डेट मेंशन की है कि इस डेट को मैं लिख रहा हूँ, फिर मैंने मेंशन किया कि इस डेट को कंपटीशन है, तो जिस डेट को मैंने लिखा है तब से लेकर मैंने 18 तारीख तक यानी कि 3 दिन का क्राइटेरिया दे दिया कि भाई इस 3 दिनों में आप हमें नाम सबमिट कर दीजिए। नेम्स रिसीव्ड आफ्टर द सेड डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड फॉर द कंपटीशन, और ये भी कह दिया कि भाई इस डेट के बाद कोई भी नेम ऐड होंगे, नेम हमें सबमिट करवाएगा तो वो नेम जो है हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, और आगे की डिटेल्स के लिए भाई जो भी नीचे नाम दिया है उसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर उसके बाद सिग्नेचर करते हैं हम, फिर नेम लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में, ब्रैकेट में लिखिए बढ़िया रहता है, और फिर डेजिग्नेशन या पोस्ट जो भी मेंशन की गई है। अगर क्वेश्चन में नेम और पोस्ट मेंशन नहीं की गई है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर डेजिग्नेशन ऐड करें ना करें दिक्कत नहीं है, लेकिन नेम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि नेम मेंशन करना जरूरी है। डेजिग्नेशन अगर आपको दिया है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये ध्यान रखना है कि जिस डेट को लिख रहे हैं उससे फ्यूचर में आने वाला इवेंट जो होता है वो नोटिस में मेंशन किया जाता है। वहीं रिपोर्ट में उल्टा होता है, रिपोर्ट में हम पास्ट में हो चुके इवेंट के बारे में बात करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ पैराग्राफ of about 100 words expressing your views in favor or against having to study 3 languages at school। अब एक पैराग्राफ लिखने को कहा है जो कि 100 वर्ड्स का होना चाहिए, जिसमें आपने व्यूज देने हैं, चाहे वो फेवर में दीजिए चाहे उसके अगेंस्ट दीजिए, और इसमें आपको 3 लैंग्वेजेस की स्टडी स्कूल में करवाई जाती है, इसके बारे में मेंशन करना है। अब 11th क्लास के सिलेबस में एक टॉपिक लगता है डिबेट राइटिंग। अब डिबेट राइटिंग के अंदर ही ऐसा क्राइटेरिया दिया जाता है कि जिसमें फेवर में बोला जाना है या अगेंस्ट में बोला जाना है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं बोला गया कि डिबेट कीजिए। आपको एक पैराग्राफ लिखने को कहा है, तो आपको कोई एडिशनल डिटेल्स जो है यहाँ पर डेट, क्लास, सब्जेक्ट कुछ या इंट्रोडक्टरी स्पीच मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, तो आप डायरेक्टली ही स्टार्ट करेंगे। अगर हमें डिबेट राइटिंग या स्पीच राइटिंग कहते तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जरूर ऐड करते। तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टडिंग 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल इज सर्टेनली नॉट एन एडिशनल बर्डन, कि भाई स्कूल में 3 लैंग्वेजेस पढ़ना कोई ज्यादा बर्डन की बात नहीं है, एडिशनल बर्डन नहीं होता है इससे। इट इज रादर द नीड ऑफ द आवर, ये तो आज के टाइम की जरूरत है। इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। अब इंडिया बहुभाषी देश है, यानी कि यहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अ स्टेट हैव बीन रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, और हमारे स्टेट्स भी जो हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पर ही दोबारा ऑर्गेनाइज किए गए हैं। अ तमिलियन फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट स्टडी हिज मदर टंग। अब यहाँ पर रेफरेंस दिए मैंने कुछ कि एक तमिल का रहने वाला जो इंसान होता है वो सबसे पहले अपनी मदर लैंग्वेज को स्टडी करता है जो कि तमिल है। देन कम्स द नेशनल लैंग्वेज, फिर जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो रीड करेगा। एवरी इंडियन मस्ट स्टडी हिंदी। अब नेशनल लैंग्वेज की बात की तो हमने ये कह दिया कि हर एक इंडियन को जो है स्टडी करना चाहिए हिंदी लैंग्वेज को। क्यों? क्योंकि स्टडी ऑफ हिंदी इज एसेंशियल एज इट इंटीग्रेट्स ऑल द डिफरेंट रीजन्स इनटू अ नेशन। क्योंकि हिंदी हमारे लिए एसेंशियल है, क्योंकि ये बहुत से डिफरेंट रीजन्स में, नेशन के डिफरेंट रीजन्स में यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। इट इज द कॉमन एक्सेप्टेड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और इंडिया में ये कॉमनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। हालांकि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, किसी भी देश की नेशनल लैंग्वेज होती है, मोस्ट ऑफ होती है, लेकिन हमारा देश जो है मल्टीलिंगुअल कंट्री है, इसीलिए इसकी एक परफेक्ट नेशनल लैंग्वेज नहीं डिसाइड की गई है अभी तक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्टडी ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। और 2 लैंग्वेजेस हमने जानी, पहली तो स्टूडेंट रीड करेगा अपनी मदर टंग को, फिर हिंदी लैंग्वेज, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो कि इंटरनेशनली यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस ओनली कॉम्प्लीमेंट्स एंड सप्लीमेंट्स वन अनदर।
और जो 3 लैंग्वेजेस हैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट की तरह यूज़ की जाती हैं कि अगर हम रिमूव कर देंगे तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी आएगी। यानी कि एक दूसरे के पिलर्स कह सकते हैं हम कि हाँ इंग्लिश जो है वो आएगी तो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, ये वैसे तो स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, खुद करने वाला है, लेकिन यहाँ पर मैंने आंसर ऐड किया हुआ है तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हैव यू एवर चेंज्ड योर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग दैट यू हैड अर्लियर लाइक्ड और डिसलाइक, कि क्या आपने कभी किसी पर्सन के लिए अपने या किसी चीज के लिए अपने व्यूज जो हैं वो चेंज किए हैं कि आप पहले लाइक करते थे या डिसलाइक करते थे और फिर उसे डिसलाइक या लाइक करने लगे। सो नरेट व्हाट लेड यू चेंज योर माइंड, और फिर आप बताइए इसमें अगर ऐसा है तो आपने अपना माइंडसेट जो है क्यों चेंज किया, किस वजह से चेंज किया। तो यहाँ पर एक मैंने बेसिक सा बताया है अपने स्कूल टीचर के बारे में, जो रियलिटी है ये मेरी लाइफ में। सो यस आई हैड टू चेंज माय ओपिनियन अबाउट माय इंग्लिश टीचर, कि मेरे इंग्लिश टीचर जो हैं उनके लिए मेरा ओपिनियन चेंज हुआ था। उनका नेम था अमित अरोड़ा सर। अपीयर टू मी एज अ टायरेंट इन द बिगनिंग, अब स्टार्टिंग में तो वही वो मुझे तानाशाह लगते थे, सही बताऊं तो ही वॉज अ हार्ड टास्क मास्टर, उन्हें अपना टास्क कंप्लीट चाहिए ही होता था। ही जस्ट मीन्ट बिजनेस, उन्होंने कह दिया तो उनके लिए वो कंप्लीट होना जरूरी है। ही हैड अ फ्लेयर फॉर डिटेल्स, और उनकी एक ये एबिलिटी सी कह सकते थे हम कि वो एक नेचुरल सी एबिलिटी है कि कुछ ना कुछ करना है तो करना ही है, उन्हें वो डिटेल्स जाननी होती थी। ही वॉज वेरी हार्श ऑन वर्क शेकर्स, और जो वर्क शेकर्स होते थे जो अपना काम नहीं करते थे, काम से भागते थे, उनके लिए वो काफी हार्श रहते थे। ही यूज्ड टू go through all the exercise books and circling every single mistake with a red pen, आज जब भी वो एक्सरसाइज की नोटबुक्स या बुक्स चेक करते थे तो कोई भी मिस्टेक आती थी उसे रेड पेन से सर्किल करते थे। ही वुडंट टॉलरेट अ बैड हैंड, और किसी ने कोई गलती की है तो वो उसे ज्यादा टॉलरेट नहीं करते थे। ही वुड डिटेन एरिंग स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द होम टास्क इन एक्स्ट्रा टाइम, अब भाई वो डिटेन करते थे यानी कि उन लोगों को वहां से जाने से, स्कूल से जाने से रोक लेते थे, उन स्टूडेंट्स को, एरिंग स्टूडेंट्स को, यानी कि जो मिस्टेक करते थे स्टूडेंट्स, काम पूरा नहीं करते थे, और उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देकर वहां पर होमवर्क कंप्लीट करवाते थे उनका या पेंडिंग वर्क। ही सेट अप हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग फॉर हिज स्टूडेंट्स, और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग का एक हाई स्टैंडर्ड जो है वो बना लिया था। बट आई हैड टू चेंज माय ओपिनियन, अब पहले स्टार्टिंग में मुझे बैड लगता था तो मैंने वो इंट्रोडक्शन दिया उनका, लेकिन फिर मेरा ओपिनियन उनके लिए चेंज हुआ जब मुझे पता लगा, लेटर ऑन आई रियलाइज्ड दैट ही वाज द मोस्ट डिवोटेड टीचर ऑफ आवर स्कूल, कि जब मुझे ये लगने लगा कि वो हमारे स्कूल के सबसे डेडिकेटेड टीचर हैं तो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। इफ ही वाज हार्श इट वाज ओनली टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू वर्क हार्डर, और वो हार्श होते थे तो इसलिए ताकि स्टूडेंट्स जो है वो मोटिवेट होकर अपना हार्ड वर्क कर सकें। ही क्रेव्ड फॉर परफेक्शन, क्योंकि उन्हें परफेक्शन की क्रेविंग होती थी, वो चाहते थे कि सब काम परफेक्टली हो जाए। एट लास्ट आई वॉज फैसिनेटेड बाई हिज डिवोशन टू हिज वर्क, और लास्ट में अगर कहूँ तो अट्रैक्शन मेरा किस चीज़ में हुआ, जब मैंने उनके हार्डवर्क को देखा, उनके डेडिकेशन को देखा कि किस तरह से वो अपने काम के लिए डिवोटेड हैं। ही बिकेम माई रोल मॉडल, और सीरियसली वो मेरे लाइफ में मेरे रोल मॉडल बने, जिस वजह से मैं भी आज इंग्लिश पढ़ाता हूँ। नाउ आई फील प्राउड टू बी अ डिसिपल ऑफ सच अ ग्रेट टीचर, और एक ऐसे ग्रेट टीचर का डिसिपल शिष्य होने का मुझे भी प्राउड है। तो ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा जो एडिशनल एक्सरसाइज होती हैं वो हमने कंप्लीट किए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। जय हिंद।